हेलो माय डियर स्टूडेंट। हमारा आज के इस सेशन में हम बात करेंगे कृषि विज्ञान 12th बोर्ड परीक्षा। जैसा कि आपको पता है 12th बोर्ड परीक्षा जो है 2024 जो है आने वाली है और इसके जो है ब्लूप्रिंट जो है जो राजस्थान बोर्ड है इसने जो है ब्लूप्रिंट जो है जारी कर दिया है। ब्लूप्रिंट का मतलब है कि भाई किस चैप्टर से कितने क्वेश्चंस आएंगे और किस चैप्टर के से किस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, ये ध्यान रखें। और इससे बाहर जो है बोर्ड परीक्षा में नहीं आएगा, ये गारंटी है। जो मैं पढ़ा रहा हूं आपको अध्याय नंबर 15, याद रखें अध्याय नंबर 15 है दूध विज्ञान, है ना। क्या है भाई अध्याय नंबर 15 क्या है? दूध विज्ञान। इसके बारे में मैं बता दूं, गारंटी बोल रहा हूं, गारंटी मतलब 101% गारंटी लेके बोल रहा हूं, है ना। इससे बाहर आपके नहीं जाएगा, क्योंकि मैं आपको बता देता हूं जो अध्याय 15 है, अध्याय 15 से प्रश्न जो है कितने आएंगे और ब्लूप्रिंट के आधार पर जो है ना, जो ब्लूप्रिंट है के आधार पर, ब्लूप्रिंट के आधार पर जो है ये इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम की दृष्टि से। देखिए ब्लूप्रिंट के आधार पर जो है सबसे पहले मैं बात करूं वस्तुनिष्ठ, वस्तुनिष्ठ जो है जो ऑब्जेक्टिव्स रहेंगे, है ना, वस्तुनिष्ठ वो 8% आएगा। कितने नंबर का? आधे नंबर का, ठीक है भाई, आधे नंबर का रहेगा। इसी प्रकार से दूसरा इस चैप्टर से आएगा एक रिक्त स्थान आएगा, फिल इन द ब्लैंक्स आएगी। फिल इन द ब्लैंक्स का कितना % रहेगा? 8% रहेगा। और ये कितने मार्क्स का रहेगा टोटल, है ना, इतने अंक का रहेगा। अंक या नंबर एक ही बात है। फिर उसके बाद जो है तीसरा जो है अति लघुत्रात्मक, अति लघुत्रात्मक यानी कि आपको अति लघुत्रात्मक आपको केवल एक ही उसमें आंसर देना है और ये रहेगा 8% रहेगा। और 8% जो है कितने अंक का रहेगा? 1 अंक का। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं कि ये चैप्टर जो है कितने अंक का है? 2 अंक का है, जिसमें से ये 100% है, वस्तुनिष्ठ आएगा, रिक्त स्थान आएगा और अति लघुत्रात्मक। अब आप बोलोगे सर बाकी के नहीं आएंगे। भाई ये ध्यान रखें, इस चैप्टर से यही आएगा अकॉर्डिंग टू ब्लूप्रिंट जो है। देखिए जिस विद्यार्थी ने हमारा कोर्स नहीं किया है, जिस विद्यार्थी ने हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किया है, यदि आप 12th के विद्यार्थी हैं, यदि आप 12वीं क्लास के छात्र हैं, तो 100% आप हमारी एप्लीकेशन एग्री पावर जयपुर कोचिंग को आप डाउनलोड कीजिए, मजा आने वाला है। तो वस्तुनिष्ठ % भाई यही आएंगे 100% इस चैप्टर से अकॉर्डिंग टू ब्लूप्रिंट। इसी प्रकार से मैं बताता रहूंगा, आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, है ना, मैं बताता रहूंगा प्रत्येक चैप्टर का आपको ब्लूप्रिंट के आधार पर मैं बताऊंगा। तो यही आएंगे, इसका मतलब जो मैं पढ़ाऊंगा उससे बाहर नहीं आएगा, ये भी गारंटी है। जो लाइन में अंडरलाइन कर दूं टेबल आपको वही रखनी है, ये भी ध्यान रखें। अंडरलाइन जो कर दूं वही आपको याद रखनी है। सबसे पहले आ जाते हैं हमारा अध्याय नंबर 15 क्या है भाई? दूध विज्ञान, है ना। देख लेते हैं टेक्निकल जो है परफेक्ट है कि नहीं है, क्वालिटी को एक बार चेक कर लेते हैं। चलिए हाँ भाई, अब देख लेते हैं भारत में दुग्ध उद्योग का विकास। अब यहां से देखो जो जो क्वेश्चन आएगा केवल वही आपको अंडरलाइन करनी है, जो जो क्वेश्चन आएगा वही अंडरलाइन करनी है। आज विश्व के दुग्ध उत्पादक देशों में भारत का प्रथम स्थान है, ये ध्यान रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट। आपसे पहला क्वेश्चन यही बनेगा, फिल इन द ब्लैंक्स बन सकता है या आपसे जो है वस्तुनिष्ठ में बन सकता है कि भारत का जो है कौन सा स्थान है, याद रखना है। तो भारत का दूध के उत्पादन में जो है, याद रखना है, भारत का दूध के उत्पादन में कौन सा स्थान है? प्रथम स्थान है। सन 1951 में जब देश का कुल दूध उत्पादन 17 मिलियन टन था, जिसमें अब 9.5 गुना वृद्धि करके 2017 में 163 टन हो गया है। देखिए ये यहां तक ही आएगा, क्योंकि ये लाइन इसलिए नहीं आएगी क्योंकि करंट डेटा में ये चेंज हो चुका है, क्योंकि अब चल रहा है 2024 चल रहा है और 2024 चल रहा था, जो डेटा आएगा वो 2022-23 का डेटा आपको जो है लिखना है, इसलिए एग्जामिनर आपसे नहीं पूछेगा। जहां यदि मैं बात करूं लाड लो,
जहां आप देख सकते हैं लगभग 49% जो है उत्पादन भैंसों से, 20%, ये भी डेटा जो है चेंज हो चुका है वैसे तो, पर फिर भी ठीक है, आप लिख सकते हैं कि 49% उत्पादन भैंसों से, 20% देसी गायों से और 27% जो है विदेशी गायों से, और शेष बकरी और अन्य पशुओं का आता है। यानी कि टोटल जो दूध उत्पादन हुआ है, टोटल जो मिल्क उत्पादन, दूध उत्पादन हुआ है, देखिए करंट डेटा के अकॉर्डिंग भी मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं कि करंट डेटा के अकॉर्डिंग भारत में कितना दूध उत्पादन हुआ है, ये भी मैं आपको लिख देता हूं ताकि आपके एग्जाम में क्या पता काम आ जाए। भारत में कुल दूध उत्पादन, भारत में कुल दूध उत्पादन है ना, और ये अभी रिसेंट में जो है जो दूध उत्पादन है वो है 230.58 मिलियन टन। एमटी का मतलब है मिलियन टन। क्लियर है भाई यहाँ तक? इतना भारत में जो है दूध उत्पादन हुआ है, और पूरे भारत विश्व में यदि मैं बात करूं, विश्व में भारत का जो है प्रथम स्थान है, ये आपको ध्यान रखना है किसमें, दूध उत्पादन में। फिर बात करते हैं भारत का विश्व दूध उत्पादन में 18.5% हिस्सा है। ये भी थोड़ा सा आप अंडरलाइन याद कर लेना, हालांकि ये चेंज हो चुका है अब, है ना, लेकिन अब तुम्हारे पुराना डेटा है तो ये आप याद रख लेना। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद है ना, ये है, देखो इसको हम शॉर्ट में क्या कहते हैं, ICMR। अब एग्जामिनर यदि आपसे पूछ ले कि ICMR की फुल फॉर्म आप बताइए, तो भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद 1975 के अनुसार प्रति व्यक्ति प्रतिदिन कम से कम कितना दूध पीना चाहिए, 280 ग्राम जो है दूध पीना चाहिए प्रतिदिन। तो अगर अब यहां से आपका क्वेश्चन बन सकता है कि बताइए भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद के अनुसार एक व्यक्ति को एक दिन में कितना दूध पीना चाहिए, 280 ग्राम दूध पीना चाहिए। तो ऐसे भी आपके ऑब्जेक्टिव इसमें बन सकता है। चलिए भाई लिखें आप ये, है ना, अंडरलाइन कर लें और थोड़ा याद कर लें आप, है ना, समझ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर देखते हैं कि भारत में दूध उत्पादन और प्रति व्यक्ति प्रतिदिन उपलब्धता। देखिए अब जो है उत्पादन जो डेटा है मैं ये पढ़ाऊंगा आपको कि 2022-23 का, देखो ये आपके पुस्तक में तो यहां तक ही है, 2016-17 तक है, लेकिन मैं आपको करंट डेटा पढ़ा रहा हूं। करंट भी आपको, क्योंकि अब तो चेंज हो गया है, तो 12th में यदि आपके गलती से यह आ जाए कि भारत में दूध उत्पादन बताइए, तो आप क्या लिखोगे। अब क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन क्या आ गया कि भारत में कुल दूध उत्पादन कितना हुआ है। अब सोचो वहां पर, है ना, ये ना आए तो आप इस प्रकार का क्वेश्चन आ जाए ना, तो उत्तर आप देके आ जाना। उत्तर क्या देके आओगे, देखो आपकी नो डाउट आपकी पुस्तक में 2016-17 का डेटा है, वो भी आप लिख के आ सकते हो, क्योंकि अब आपकी पुस्तक में तो वो भी एग्जामिनर आपको मानेगा। और आप चाहो तो ये नया डेटा है, ये भी लिख सकते आ सकते हो। कैसे लिखोगे, वर्ष 2000, उत्तर कैसे लिखोगे, वर्ष 2023 के अनुसार वर्ष 2022-23 के अनुसार 230.58 मिलियन टन हुआ है ना। ये ऐसे भी लिख दोगे, ये भी सही है। और आप चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो कि वर्ष 2016-17 के अनुसार 163.7 मिलियन टन हुआ है, ये भी आप लिख सकते हो। दूसरा क्वेश्चन आपसे क्या बन सकता है, यहां से आपसे पूछा जाए क्वेश्चन दूसरा कि भाई प्रति व्यक्ति प्रतिदिन कितनी दूध उपलब्धता है। आप चाहो तो पुराना डेटा भी लिख सकते हो, 352, 2016-17 के अनुसार कितना है, 352 है। और अभी रिसेंट में वर्ष 2022-23 के अनुसार, क्योंकि आपकी परीक्षा 2024 में है, तो 22-23 के अनुसार कितना है, 459 ग्राम। यानी कि भारत में एक व्यक्ति को एक दिन में इतना ग्राम दूध उपलब्ध है, इतना हमारे यहाँ उत्पादन हुआ है, इसका मतलब यह है। क्लियर है यहाँ तक? तो आपसे कैसे भी क्वेश्चन आपसे बन सकता है, आप कर लोगे। हालांकि मैं क्वेश्चन भी आपको बताऊंगा, लेकिन 100% ये मान लेना इससे बाहर आपके नहीं आएगा, जो मैं बता रहा हूं इससे बाहर नहीं आएगा। ये डेटा याद करने की आवश्यकता नहीं है, ये इधर वाला डेटा आपको अननेसेसरी याद नहीं करना है, ये ध्यान रखें। चलिए भाई, लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं, उतार सकते हैं। और यदि आप 12th के विद्यार्थी हैं तो आप हमें संपर्क भी कर सकते हैं।
है ना। जो 12th के विद्यार्थी हैं आप हमारे ग्रुप व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हो सकते हैं 9993474981। जो विद्यार्थी 12th के हैं वो आप हमें मैसेज करें 12th एग्री करके आप हमें मैसेज करें और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में आप ज्वाइन हो जाएं, क्योंकि वहाँ पर हम पीडीएफ और जो ब्लूप्रिंट के आधार पर जो भी रहेगा वो 100% आपको वहाँ पर उस हमारे व्हाट्सएप पर, टेलीग्राम पर, हर जगह एप्लीकेशन पर, सब जगह आपको मिलेगा, ये ध्यान रखें। फिर उसके बाद जो है अब देखिए भारतीय गायों की दूध उत्पादन क्षमता, यहाँ से अननेसेसरी आपको ज़्यादा याद नहीं करना है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि भारत में 192.49 मिलियन गायें पाली जाती हैं। अब हो सकता है आपकी बुक में 190 हो, ये मैंने न्यू डेटा लिखा है, न्यू डेटा है। ये न्यू डेटा कहाँ से आया है? पशु गणना। ये मैंने जो लिखा है वो लिखा है पशु गणना 2017, ठीक है, या 2019 बोल दो या 2017 बोल दो, एक ही बात है। जो पशु गणना हुई है उससे मैंने डेटा लिखा है कि गाय कितनी है भारत में, 192.49 मिलियन जो है गाय हैं। एक भारतीय गाय का एक वर्ष का औसतन दूध उत्पादन 1600 किग्रा है। यहां से आपसे क्वेश्चन बन सकता है कि बताएं कैसे भी, जो 3 टाइप के मैंने क्वेश्चन बताए थे अकॉर्डिंग टू ब्लूप्रिंट के आधार पर जो है केवल 3 क्वेश्चन ही आपसे पूछे जाएंगे, तीन टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, वो मैंने बता दिए। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एक भारतीय गाय का एक वर्ष का औसतन दूध उत्पादन रिक्त स्थान है, तब आपको क्या करना है, रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है, क्या करना है, 1600 kg उसमें लिख देना है, खत्म, ये लो, है कि नहीं। चलिए बाकी जो भी कुछ लिखा है वो रामायण है, ध्यान रखना है, आपकी पुस्तक में जो भी कुछ लिखा है वो सब रामायण है। अब यहां पर आ जाइए, इस टॉपिक पे आइए। भारत में दुग्ध उत्पादन की आवश्यकता एवं विकास कार्य। विश्व के दुग्ध उत्पादक देशों में भारत का पहला स्थान है, ये मैं बता चुका हूं कि भारत का पहला स्थान है। लाखों ग्रामीण परिवारों के लिए दुग्ध व्यवसाय आय का दूसरा महत्वपूर्ण स्रोत बन गया है। यानी कि अब जो है व्यवसाय करने लग गए हैं जो ग्रामीण हैं। पहले तो खेती करते थे, खेती से व्यवसाय जो है, खेती से ही उनका पैसा आता था, लेकिन आजकल जो है ग्रामीण के जो लोग हैं वो दूध उत्पादन भी कर रहे हैं, है ना, और वहां से भी पैसा कमा रहे हैं। बेसिक सी बात है, रोजगार प्रदान करने और आय के साधन पैदा करने में दुग्ध व्यवसाय की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण हो रही है। बेसिक बात है, जहां से पूछा जाएगा मैं बता दूंगा। भारत सरकार ने अनेक पशु विकास कार्यक्रम शुरू किए जिसका संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है। देखो यहां से यही पूछा जाएगा, बाकी और नहीं पूछा जाएगा। अब देखिए कुछ कार्यक्रम थे, जैसे प्रति पशु उत्पादन में वृद्धि, इसके लिए पशुओं में नस्ल सुधार और संतरण आवश्यक है ना। जो पशुओं को भाई हमें ज्यादा दूध उत्पादन लेना है, बेसिक सी बात है, पूछी नहीं जाएगी लेकिन बेसिक सी बात है कि प्रति पशु उत्पादन में वृद्धि हम कैसे कर सकते हैं। जो हमारा पशु है वो उत्पादन में हम उसमें वृद्धि कैसे करवा सकते हैं, तो हम कैसे करवा सकते हैं, हम जो नस्ल है उसको सुधार सकते हैं और संकरण करवा के हम नस्लों का सुधार करके और अच्छी नस्ल जो है उत्पादित करके, अच्छी नस्ल जो है पैदा करके हम ये कर सकते हैं। अब देखिए क्वेश्चन जो आएगा वो ये आएगा, यहां से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्या क्वेश्चन आएगा मेरे लाडलो, देखिए यहां से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है ICDP, है ना, इसकी फुल फॉर्म इंटेंसिव, है ना, ये आपसे जो है पूछी जा सकती है भाई। ICDP है ना, सघन पशु विकास योजना, है ना, जबकि IADP होना चाहिए ना, IADP पशु के लिए IADP होगा, है ना, IADP है ना, इंटेंसिव एनिमल डेवलपमेंट प्रोग्राम, है ना। आपकी जो है 12th की बुक में जो है एक बार और देख लेते हैं कि भाई 12th की बुक में किस प्रकार का जो है इसमें दिया हुआ है। चलिए कहीं आपकी 12th की बुक में तो गलत नहीं है, ICDP देते रखा हुआ है ना। चलिए जबकि ICDP से तो कुछ फुल फॉर्म बनी है ना, कैटल, है ना, यहां पर जो है इंटेंसिव कैटल जो है डेवलपमेंट प्रोग्राम, ये बन सकता है यहां से। चलिए भाई इंटेंसिव कैटल डेवलपमेंट प्रोग्राम, बस आप तो याद रखना क्योंकि आपकी जो 12th की बुक है उसमें स्पष्ट दिया हुआ है सघन पशु विकास योजना। अगर आपसे ICDF की फुल फॉर्म पूछ ली जाती है तो आप तो यही करके आ जाना भैया,
सीधी सी बात है, आप तो यही लिख के आ जाना, ये आपसे पूछा जा सकता है ICDF की फुल फॉर्म बस। बाकी इस योजना के विकास के अंतर्गत प्रत्येक योजना में 1 लाख प्रजनन योग्य मादा पशुओं को चुना जाता है। इन पशुओं के लिए नियंत्रित प्रजनन, संतुलित आहार, रोग नियंत्रण की पूर्ण सुविधा दी जाती है। इस प्रकार अनेक केंद्र चलाए जा रहे हैं। मतलब इस योजना के अंतर्गत बहुत सारे पशुओं का चयन किया गया, लगभग 1 लाख पशुओं को प्रजनन कर और उनमें उनका हमने बहुत सारा जो है उनके खाने की व्यवस्थाएं की गई। इसके अलावा उसके रोग नियंत्रण का जो है ध्यान रखा गया। इसके अलावा उनके प्रजनन का ध्यान रखा गया। ये सब जो है इस योजना के अंतर्गत रखा गया था। उन्नत नस्लों के विदेशी सांडों से संतरण, देखो यहां से यही पूछा जाएगा केवल, है ना। उन्नत नस्लों के विदेशी सांडों से संतरण, उन्नत नस्ल के विदेशी सांडों से स्थानीय गायों को प्राकृतिक विधि से प्रजनित कराकर नस्ल सुधार किया जाता है ना, जिससे स्थानीय पशु का दूध उत्पादन कई गुना बढ़ जाता है। यानी कि ये समझिए, ये क्या कहना चाह रहा है कि जो उन्नत नस्ल के जो विदेशी सांड हैं उससे हमारी जो देसी जो गाय हैं उनका संतरण कराकर हमारे गाय की जो हम कह सकते हैं जो ब्रीड हैं उनको उत्कृष्ट बनाया जा रहा है, एक्सीलेंस बनाया जा रहा है, बहुत बढ़िया बनाया जा रहा है, जिससे दूध उत्पादन हो रहा है। ये भी बेसिक सी जानकारी है। यहाँ से यदि क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है 12th में तो केवल यही है, बाकी सब रामायण है। चलिए, क्लास कैसी लग रही है कमेंट जरूर करना, लाइक जरूर करना भाई। आप चाहते हो कि मैं आपके लिए और वीडियो बनाऊं तो ज़्यादा से ज़्यादा ये आप कमेंट करें तो ही मैं वीडियो बनाऊंगा, और ज़्यादा से ज़्यादा आप जो है वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। अब देखिए कृत्रिम गर्भाधान। अब हालांकि जो है कृत्रिम गर्भाधान क्या होता है भाई, जो किसी नर से वीर्य लेकर किसी मादा में जो है हम इंजेक्ट करते हैं, जो नर पशु होता है उससे हम वीर्य कलेक्शन कर लेते हैं और मादा में इंजेक्ट कर देते हैं। ये क्या होता है कृत्रिम गर्भाधान, यानी कि आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन होता है। भारत सरकार एवं राज्य सरकार ने अनेक स्थानों पर कृत्रिम गर्भाधान केंद्र खोलकर नस्ल सुधार किया जा रहा है। कृत्रिम गर्भाधान की पशु विकास एवं नस्ल सुधार में अच्छी भूमिका रही है, बहुत अच्छी भूमिका रही है भाई। कृत्रिम गर्भाधान जो है आप देखिए, एक उत्तम किस्म का जो है उत्तम नस्ल का सांड है जो विदेश में है ना। अब उसका वीर्य जो सीमेन है वो इंडिया ला सकते हैं, लेकिन सांड को लाना पॉसिबल नहीं है, लेकिन उसका वीर्य तो आ सकता है। उसका वीर्य लाकर हमारे देसी जो गाय हैं, देसी जो जानवर हैं, उनकी नस्लों को सुधारा जा सकता है कृत्रिम गर्भाधान के द्वारा, समझ रहे हो। तो ये बहुत अच्छा एक कार्यक्रम था। हालांकि हमारे जो हैं जो संपत कुमारन जी हैं, उन्होंने इस कृत्रिम गर्भाधान को सबसे पहले हमारे भारत देश में जो है उपयोग किया था 1939 में, है ना। ये आपको ध्यान रखना है। हालांकि आपके 12th में यहाँ से नहीं आएगा। भ्रूण स्थानांतरण तकनीक, ये सभी जो तकनीक हैं ये दूध उत्पादन को बढ़ाने के लिए है। भ्रूण स्थानांतरण तकनीक में अधिक दूध उत्पादन क्षमता वाली गाय से निषेचित अंडे एकत्रित करके दूसरे पशुओं के गर्भाशय में रख दिए जाते हैं। मतलब इसमें क्या करते हैं, भ्रूण स्थानांतरण तकनीक का आप समझो कि जो बहुत ज़्यादा जो है जो उत्पादन दे रही है, जैसे रामू की गाय है जिसका नाम उसने श्यामवती रखा है। तो रामू की गाय श्यामवती जो है बहुत अच्छा दूध उत्पादन दे रही है और बहुत अच्छा, तो वहाँ से हम क्या लेंगे, वहाँ से जो निषेचित अंडे हैं, वहाँ से निषेचित अंडे उसकी योनि से ले लेंगे, है ना, उसके गर्भाशय से ले लेंगे और दूसरे पशु के गर्भाशय में रख दिए जाते हैं, है ना, दूसरे पशु के गर्भाशय में रख दिए जाते हैं, है ना, ताकि उत्तम श्रेणी के जो हैं पशु लिए जा सकें। ये इंसानों में भी किया जाता है। इस तकनीक से 12 से 18 महीने में एक उत्तम नस्ल की गाय से 25 बच्चे प्राप्त किए जा सकते हैं। यानी कि यहां पर देखो, इस तकनीक से 12 से 18 महीने में एक उत्तम नस्ल की गाय से 25 बच्चे प्राप्त किए जा सकते हैं। मतलब यह है कि भ्रूण को रख दो, फिर बाहर आराम से पालते रहो, है ना। ये है भाई, तो 25 बच्चे तैयार किए जा सकते हैं। अब देखो ये तकनीक जो है बहुत बड़ी है, इसको समझाने अपना कोई मतलब नहीं है ना। तो आप तो बस इतना याद रखना कि भ्रूण स्थानांतरण तकनीक में इतना याद रख लेना, वैसे ये लाइन कि इस तकनीक में 12 से 18 महीने में एक उत्तम नस्ल की गाय कितने बच्चे प्राप्त किए जा सकते हैं, 25 बच्चे, बस इतना याद रख लेना। जबकि सामान्य प्रजनन विधि से मात्र एक बच्चा ही प्राप्त होता है। आनुवांशिक सुधार, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन बनता है कि आनुवांशिक सुधार के लिए
पशुओं के आनुवंशिक सुधार के लिए कौन सी तकनीक अच्छी टारगेट सिद्ध हुई है? ये भी एक अच्छा क्वेश्चन बनता है, तो याद रखना है ये क्वेश्चन अच्छा बनता है कि आनुवंशिक सुधार के लिए पशुओं में कौन सी तकनीक जो है सबसे सर्वोत्तम जो है साबित हुई है? तो याद रखना है भ्रूण स्थानांतरण तकनीक है। कौन सी तकनीक है? भ्रूण स्थानांतरण तकनीक है। इससे कितने बच्चे जो है पैदा किए जा सकते हैं? 25 बच्चे कितने महीने में? 12 से 18 महीने में। फिर उसके बाद जो है ये यहां तक बात हो रही, यहां तक 8 लाइन ये और 8 लाइन ये याद करनी है। क्लियर है भाई? यहां तक ये आपको याद करनी है ना, आनुवंशिक। ये बाकी तो भले याद मत रखो, ये याद रखो आनुवंशिक वाला, है ना। ये आपके एग्जाम में आ सकता है, एक ये एग्जाम में आ सकता है। क्लियर है? तो याद रखना है भ्रूण स्थानांतरण तकनीक इंपॉर्टेंट है। फिर विभिन्न राज्यों में जो है नस्ल सुधार कार्यक्रम चलाए गए, ये आपसे पूछा जा सकता है। जैसे क्वेश्चन क्या बनेगा? इंडो डेनिश प्रोजेक्ट, इंडो जर्मन प्रोजेक्ट और इंडो स्विस प्रोजेक्ट, 3 प्रोजेक्ट हैं। डेनिश जर्मन स्विस, यानी कि डेनिश जर्मन स्विस, DJS क्या है? इंडो तो सबके सामने है, डेनिश जर्मन स्विस ऐसे याद रखो। DJS कैसे याद रखोगे? DJS डेनिश जर्मन स्विस, इंडो डेनिश प्रोजेक्ट, इंडो जर्मन प्रोजेक्ट, इंडो स्विस प्रोजेक्ट, ऐसे आपको याद रखना है। समझ रहे हो? लाइक कर दें भाई। अब यहां से क्या क्वेश्चन बनेगा सर? तो बनेगा ना कि भाई इंडो डेनिश प्रोजेक्ट कहां चलाया गया? यह प्रोजेक्ट हेरीडाटा कर्नाटक में चलाया जा रहा है। वेरी इंपॉर्टेंट, इंडो डेनिश प्रोजेक्ट कहां चलाया जा रहा है? आपसे पूछा जाएगा, आपसे अति लघुत्रात्मक में पूछा जाएगा इंडो डेनिश प्रोजेक्ट कहां चलाया जा रहा है, तब आपको बताना है हेरीडाटा में चलाया जा रहा है। इसके प्रश्न भी कराऊंगा मैं आपको, याद रखना है, इसके क्वेश्चंस भी कराऊंगा, बने रहना है। इंडो जर्मन प्रोजेक्ट की बात करें, यह प्रोजेक्ट जो है मंडी हिमाचल प्रदेश और अल्मोड़ा यूपी में चलाए जा रहे हैं। क्लियर है यहां तक? इंडो स्विस प्रोजेक्ट, यह प्रोजेक्ट जो है पटियाला में चलाया जा रहा है। कहां पर चलाया जा रहा है ये तो याद करना पड़ेगा। इंडो डेनिश हेरीडाटा कर्नाटक में, इंडो जर्मन प्रोजेक्ट जो है मंडी हिमाचल में और अल्मोड़ा यूपी में। मंडी हिमाचल में स्थान है, मंडी यूपी में अल्मोड़ा स्थान है, वहां पर चलाया जा रहा है। अब देखिए और क्या पूछा जा सकता है इसमें से। इंडो डेनिश प्रोजेक्ट में क्या करते हैं? इसमें स्थानीय नस्लों की गायों का रेड डेन नस्ल के सांडों के साथ संक्रमण कराते हैं। अब यहां से भी अच्छा क्वेश्चन बनता है। बोले सर क्या बनेगा? आपसे बनेगा ये कि बताइए, आपसे क्वेश्चन क्या बनेगा कि बताइए इंडो डेनिश प्रोजेक्ट में स्थानीय नस्लों की गायों का कौन से नस्ल के सांड के साथ संक्रमण कराया जा रहा है? तो याद रखना है डेनिश डेन। देखो ऐसे याद रखो, इंडो डेनिश मतलब डेन, रेड डेन, ऐसे याद रखो। हमारी जो भारतीय गाय हैं उनको अच्छा उत्कृष्ट बनाया जा रहा है ना, मतलब उनमें जो है हम कह सकते हैं बहुत अच्छा बनाया जा रहा है इनके द्वारा। इंडो जर्मन में आ जाओ। जर्मन में इसमें जर्मन नस्ल हाईलैंड ब्राउन सुस के वीर्य से स्थानीय नस्ल की गायों में गर्भाधान कराया जाता है। अब यहां से क्वेश्चन आ जाए कि बताओ किस प्रोजेक्ट में जर्मन नस्ल हाईलैंड एवं ब्राउन सुस के वीर्य से स्थानीय नस्ल की गायों में गर्भाधान कराया जा रहा है? तो आप क्या बताओगे कहां कराया जा रहा है? इंडो जर्मन प्रोजेक्ट के अंतर्गत कराया जा रहा है। किस प्रोजेक्ट में कराया जाता है? इंडो जर्मन में कराया जाता है। रेड डेन कहां यूज हो रहा है? डेनिश में, डेनिश प्रोजेक्ट में यूज हो रहा है। फिर आ जाइए स्विस। अब स्विस में देखो, इसमें ब्राउन स्विस की नस्ल से, ब्राउन स्विस कहां आती है? स्विट्जरलैंड की है। देखिए इंडो स्विस का मतलब स्विस, कौन सी स्विस? अब स्विस आपको पता ही है ब्राउन स्विस ही होती है ना। तो इंडो स्विस प्रोजेक्ट जो कहां चल रहा है? पटियाला में चल रहा है। देखिए समझिए, इंडो स्विस प्रोजेक्ट कहां चल रहा है? पटियाला में चल रहा है। इससे क्या हो रहा है? इसमें ब्राउन स्विस, क्योंकि अब ब्राउन स्विस से कराया जा रहा है, इसीलिए इस प्रोजेक्ट का नाम क्या रख दिया? इंडो स्विस प्रोजेक्ट। क्यों? क्योंकि इसमें जो है ब्राउन स्विस जो गाय की नस्ल है, जो विदेशी नस्ल है, उसको यूज किया जा रहा है। उसका उपयोग करके कौन सी नस्ल का? ब्राउन स्विस का उपयोग करके कौन सी नस्ल? हरियाणा और साहिवाल, ये ध्यान रखना है, गायों को प्रजनित करके नस्ल सुधार किया जा रहा है ना। अब ये तो तीनों के तीनों वेरी इंपॉर्टेंट याद रखने हैं आपको। इंडो स्विस प्रोजेक्ट के बारे में लिखिए। आपसे आ गया इंडो स्विस प्रोजेक्ट कहां चलाया जा रहा है, और इंडो स्विस प्रोजेक्ट में ब्राउन स्विस की नस्ल से कौन सी नस्ल की गायों को प्रजनित कराया जा रहा है? हरियाणा और साहिवाल। ये हरियाणा और साहिवाल देश ही है,
ये दोनों कैसी हैं? देसी डाइटी नस्ल है, देसी डाइटी नस्ल, ये दोनों देसी डाइटी हैं। ये ब्राउन स्विस क्या है? विदेशी, विदेशी डाइटी नस्ल है कि नहीं है? ये विदेशी डाइटी नस्ल है, इससे जो है संत में टराया जा रहा है। फिर आ जाइए टी विलेज स्कीम। टी विलेज स्कीम प्रत्येक पंचवर्षीय योजना में पूरे देश में पशु विकास के लिए यह योजना शुरू की गई थी, जिसमें पशु का अच्छी तरह से पालन पोषण उत्पादन बढ़ाया जा सके। टी विलेज स्कीम, अब आपसे पूछ लिया जाए वो क्वेश्चन कैसे आएगा यहां से कि टी विलेज योजना किससे संबंधित है, तो आपको बताना है पशु सुधार से, या आप ये कह सकते हो कि आपसे पूछा जाए टी विलेज योजना किससे संबंधित है, तो याद रखना है पशु विकास से, है ना। कैसे आएगा क्वेश्चन? टी विलेज योजना किससे संबंधित है? पशु विकास से, दूध उत्पादन से, ऐसे कुछ भी आएगा तो जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा? पशु विकास से, क्योंकि इसमें पशु का अच्छी तरह से पालन पोषण करके उत्पादन बढ़ाया जाता है, बहुत परफेक्ट मैनेजमेंट किया जाता है। पशु को बहुत अच्छे से अच्छे आवास में रखना, अच्छा खाना खिलाना, अच्छा दाना खिलाना, अच्छा चारा खिलाना, ये सब किया जाता है इस टी विलेज योजना में। तो याद रखना है टी विलेज योजना किससे संबंधित है? टी विलेज योजना पशु विकास से संबंधित है। फिर आ जाइए अगला, और क्या क्वेश्चन बन सकते हैं इसमें, देखिए। चलिए, हाँ भाई क्लास परफेक्ट चल रही है, कोई दिक्कत नहीं है। सहकारी डेयरी, अब देखते हैं पूरे देश में राज्य स्तर पर सहकारी डेयरियां स्थापित की गई हैं, जिनका डेयरी विकास में बहुत बड़ा योगदान है। डेयरी की समस्याओं के समाधान के लिए राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड गठित किया गया। अब यहाँ से जो क्वेश्चन बन सकता है वो यही बन सकता है कि राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड, यानी कि एक तो इसको शॉर्ट में क्या कहते हैं? एनडीडीबी। एक तो आपसे पूछा जा सकता है क्वेश्चन कि एनडीडीबी की फुल फॉर्म बताओ। क्या पूछा जाएगा? पहला क्वेश्चन पूछा जाएगा एनडीडीबी, एनडीडीबी की फुल फॉर्म आपसे पूछी जाएगी, ये आपको ध्यान रखना है ना। फिर उसके बाद जो है आपसे पूछा जाएगा एनडीडीबी की स्थापना, स्थापना वर्ष, स्थापना वर्ष की बात करें तो एनडीडीबी जो है स्थापना वर्ष क्या है? 1965। फुल फॉर्म क्या है एनडीडीबी की? राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड। फिर तीसरा क्वेश्चन यहां से और क्या बनेगा? एनडीडी जो है कहां स्थित है, कहां स्थित है? और तो आपसे पूछा जाए तो भाई कहां स्थित है, तो आपको बताना है कि आनंद गुजरात, आनंद गुजरात में एनडीडीबी स्थित है। बस ये हो गया। फिर उसके बाद इसके क्षेत्रीय कार्यालय दिल्ली, कोलकाता, बेंगलोर, मुंबई, चेन्नई में स्थापित हैं। संसार की यह सबसे बड़ी डेयरी योजना थी भारत में, जिसे ऑपरेशन फ्लड के नाम से जाना जाता है। अब यह भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि जो जब ये एनडीडीबी था, जो राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड जब बना था, इस राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड ने क्या किया? इस राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड ने एक पूरे संसार की एक सबसे बड़ी योजना शुरुआत की थी, जिसे नाम दिया गया ऑपरेशन फ्लड। तो याद रखना है, अगर क्वेश्चन आ जाता है, क्वेश्चन आ जाए, क्या आ जाए क्वेश्चन कि जो है क्वेश्चन आ जाए कि ऑपरेशन फ्लड किसने चलाया था, आपसे क्वेश्चन आ जाए कि ऑपरेशन फ्लड, ऑपरेशन फ्लड जो है किससे संबंधित है, तो याद रखना है दुग्ध उत्पादन से। क्या है? दुग्ध उत्पादन से संबंधित। और क्या आ जाएगा इससे आगे, और भी पढ़ेंगे इसको। ऑपरेशन फ्लड का प्रथम चरण कब आया था? प्रथम चरण आया था 1970 में। इस ऑपरेशन फ्लड, ये याद रखना है, संसार की, देखो क्या लिखा है, संसार की सबसे बड़ी डेयरी योजना। आपसे पूछ ली जाए संसार की सबसे बड़ी डेयरी योजना, अगर आपसे पूछा जाए कि संसार की सबसे बड़ी डेयरी योजना कौन सी है, तो याद रखना है ऑपरेशन फ्लड संसार की सबसे बड़ी डेयरी योजना है, जिसका प्रथम चरण, यानी कि ये योजना जो है कब शुरुआत हुई थी, ये भी पूछा जाएगा 1970 में। ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? दूध उत्पादन से है। किसने चलाया था? एनडीडीबी द्वारा संचालित। क्या है? एनडीडीबी द्वारा संचालित ये योजना थी, ये आपको ध्यान रखना है।
उस टाइम पर इसमें वर्डेज कुरियन थे, है ना, जो 26 नवंबर को जिनके जन्म दिवस के उपलक्ष्य में जो है राष्ट्रीय दुग्ध दिवस मनाया जाता है 26 नवंबर को। तो उन जो वर्डेज कुरियन थे उनके द्वारा ये योजना हम कह सकते हैं बहुत जो है इसमें योगदान दिया था। चलिए यहाँ तक बात हो गई। तो याद रखना है संसार की सबसे बड़ी डेयरी योजना कौन सी है? ऑपरेशन फ्लड है, ये आपको ध्यान रखना है। अब देखिए आगे देखते हैं, लेकिन कुछ जो चीज है जो चलिए ये आप 1 मिनट जो है चलिए अब देखते हैं भारतीय डेयरी निगम। भारतीय डेयरी निगम, यहां से भी क्वेश्चन बनेगा कि भारतीय डेयरी निगम की स्थापना कब हुई थी? भारतीय डेयरी निगम की स्थापना 13 जनवरी 1970 को हुई थी, है ना। ये आपको ध्यान रखना है कि भारतीय डेयरी निगम की स्थापना हुई थी। यह निगम ऑपरेशन फ्लड और अन्य डेयरी विकास योजना को संचालित करने में राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की एक कड़ी के रूप में कार्य करता है। याद रखना है जो राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड है उसकी एक कड़ी के रूप में जो है एनडीडीबी के जो है इसके रूप में जो है भारतीय डेयरी निगम कार्य करता है ऑपरेशन फ्लड को चलाने में, है ना। जो योगदान है वो भारतीय डेयरी निगम का भी एक योगदान है ऑपरेशन फ्लड को चलाने में, ये आपको ध्यान रखना है। दूसरा अगला है व्हाइट रेवोल्यूशन, सफेद क्रांति। तो यहां से पहला यही क्वेश्चन बनता है कि सफेद क्रांति जो है किससे संबंधित है? तो याद रखना है सफेद क्रांति दूध उत्पादन से संबंधित, ये ध्यान रखना है। क्लियर है। और यहां क्या याद रखना है? भारतीय डेयरी निगम की स्थापना कब हुई थी? 13 जनवरी 1970 को हुई थी। फिर आ जाइए ऑपरेशन फ्लड, अभी जो बार बार नाम आ रहा है ऑपरेशन फ्लड, है ना, इसके बारे में देखते हैं। लेकिन देखिए यहां ऑपरेशन फ्लड है ना, आपके थोड़ा सा यहां पर मिस्टेक दी हुई है ना। देखिए 1970 में ऑपरेशन फ्लड का प्रथम चरण चला था, यह आपको ध्यान रखना है। प्रथम चरण 1970 में शुरू हुआ। इसके अंतर्गत जो सपरेटा दूध, चूर्ण और बटर ऑयल विदेशों से अनुदान के रूप में प्राप्त हुआ था, उससे दूध तैयार करके दूध को दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, मद्रास, चेन्नई में बेचा गया था। याद रखना है इन 4 जो बड़े महानगर हैं इनमें दूध को बेचा गया था। हुआ क्या था? देखिए भाई सीधी सी बात है, ऑपरेशन फ्लड जब आया था उस टाइम पर हमारे भारत देश में क्या है मतलब एक तरह से दूध की बहुत कमी थी। फिर उसके बाद जो है वर्गीज कुरियन जी और जो ये संस्था जो एनडीडीबी में जो थे, क्योंकि एनडीडीबी की जो स्थापना है वो कब हुई थी? 1965 में हुई थी। और उसके बाद जो है ऑपरेशन फ्लड आया था। तो एनडीडीबी में जितने भी लोग थे उन्होंने विचार विमर्श किया और विदेशों से जो है सपरेटा दूध को मंगाया, एक पाउडर के फॉर्म में मंगाया। क्या है? एक पाउडर के फॉर्म में। सपरेटा दूध मतलब जिसमें से बसा निकाल रही है वो सपरेटा दूध मतलब जो है एक पाउडर के फॉर्म में मंगाया। उस पाउडर को इंडिया लाया गया, उसके बाद उस पाउडर से दूध बनाया गया और दूध कहाँ पर वितरित किया गया? अगर आपसे पूछ लिया जाए कि जो ऑपरेशन फ्लड की जो शुरुआत हुई थी वो किन महानगरों में हुई थी, तो आपको बताना है दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता और मद्रास में। 4 बड़े महानगरों में जो है ऑपरेशन फ्लड की शुरुआत हुई थी। कब हुई थी? 1970 में हुई थी। ये ध्यान रखना है। सपरेटा दूध, पूर्ण और बटर ऑयल विदेशों से अनुदान के रूप में प्राप्त करके और उससे हमारे भारत देश में दूध तैयार किया और यहाँ 4 महानगरों में बेचा। ऑपरेशन फ्लड प्रथम चरण काफी सफल रहा। इसकी सफलता इस बात से स्पष्ट होती है कि ऑपरेशन फ्लड शुरू में प्रति व्यक्ति दूध उपलब्धता 105 ग्राम थी, जो अंत में 122 तक पहुंच रही थी। मतलब बहुत कम मात्रा में दूध उपलब्ध था, लेकिन अब जो 122 ग्राम तक पहुंच गया था दूध उपलब्ध था। और अब तो क्या है? 459 ग्राम, 459 ग्राम भारत में जो है प्रति व्यक्ति प्रतिदिन दूध उपलब्धता है, अभी एट प्रेजेंट की बात करें। अब देखिए ऑपरेशन फ्लड का द्वितीय चरण की बात करें तो देखिए यहां पर थोड़ा सा डाउट है भाई। यहां पर जो है ऑपरेशन फ्लड का जो द्वितीय चरण है, जो फेज सेकंड है, ऑपरेशन फ्लड का द्वितीय चरण जो है ये भाई जो द्वितीय चरण आया था वो 1981 से 1985 में आया था। ये आया
है ना, ये आपकी जो 12th की बुक है, 12th की बुक में ये गलत दिया हुआ है, ये आपको ध्यान रखना है, ये गलत दिया हुआ है 12th की बुक में कि ऑपरेशन फ्लड थी। हालांकि देखो क्योंकि आप 12th की बुक में दिया हुआ है तो आप ये 12th वाला भी लिखोगे तो वो भी सही है, ये ध्यान रखना, और ये भी सही है। 12th वाला जो 12th की बुक में लिखा हुआ है वो भी लिखोगे वो भी सही है, हालांकि वो गलत है। अब क्योंकि 12th की बुक में लिखा है इसलिए आपके लिए सही हो सकता है, लेकिन ऑथेंटिकली वो गलत है ना। जो एनडीडीबी है, जो नेशनल डेयरी डेवलपमेंट हो बोर्ड है, इसकी जो वेबसाइट है, इसकी जो ऑथेंटिक वेबसाइट है, उस वेबसाइट पर जो मेंशन है वो मैं आपको बता रहा हूं, जो 100% ऑथेंटिक है कि ऑपरेशन फ्लड का द्वितीय चरण जो है 1981 से 1985 में, और तृतीय चरण जो है, इसका जो तृतीय चरण है वो 1985 से 1996 तक। याद रखना है ऑपरेशन फ्लड का प्रथम चरण कब आया था? प्रथम चरण 1970 से 1980। प्रथम चरण आपसे पूछा जा सकता है कि प्रथम चरण कब? 1970 से 1980। द्वितीय चरण 1981 से 1985 और तृतीय चरण 1985 से 1996 जो है, ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर है भैया तक? चलिए, तो टोटल मिला के 26 ईयर तक ये चला है भाई, है ना, 26 ईयर तक ये आपका जो है चला है, ये लिख लें भाई। चलिए लिख लिया आपने, है ना। कम से कम 26 वर्ष तक ये ऑपरेशन फ्लड जो है चला था, है ना। अच्छा खासा जो है उपलब्धता जो है हो रही थी, ये लिखे आप, ठीक है। फिर ऑपरेशन फ्लड में अब देखिए यहां तो क्या है, ऑपरेशन फ्लड के कार्यान्वित के दौरान जो कमियां रह रही थी उन्हें पूरा करने के लिए 1993-94 में 100% अनुदान के आधार पर एकीकृत डेयरी विकास कार्यक्रम, यानी कि देखो आपसे ये बल यही पूछा जाता था, IDDP, यही ना, और इसकी फुल फॉर्म आपसे पूछी जा सकती है, तो फुल फॉर्म क्या होगी भाई? एकीकृत इंटीग्रेटेड डेयरी डेवलपमेंट प्रोग्राम, है ना, ये याद रखें, इंटीग्रेटेड डेयरी डेवलपमेंट प्रोग्राम। क्लियर है भाई यहां तक? ये आपको याद रखना है, तो ये आपसे फुल फॉर्म यहां से पूछी जा सकती है। ये लगभग जो है ये कब भाई इसकी शुरुआत कब हुई थी? अब देखो, अब ऑथेंटिकली तो मुझे नहीं पता है, लेकिन जो आपकी 12th की बुक में लिखा गया है, तो ये योजना की जो है शुरुआत जो है कब हुई थी, याद रखना है 1993-94 में। ये केवल आपको याद रखना है, बाकी आपको याद नहीं रखना है। बाकी देख लेते हैं, इस नाम से जो है एक नई योजना शुरू की गई थी। ये योजना कुछ क्षेत्रों में विशेष रूप से लागू की गई जो ऑपरेशन फ्लड में आने से छूट गए थे। इसके साथ ही पहाड़ी और पिछले क्षेत्रों में इसको अमल में लाया गया था। तो आपसे पूछा जा सकता है ऑपरेशन फ्लड के बाद कौन सी योजना दूध उत्पादन के लिए या जो कमियां रह रही थी उनको पूरा करने के लिए आई थी? तो याद रखना है एकीकृत डेयरी विकास कार्यक्रम आया था। आपसे फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है, वर्ष भी पूछा जा सकता है, और ऐसे भी पूछा जा सकता है कि ऑपरेशन फ्लड में जो कमियां रह रही थी उनको दूर करने के लिए कौन सा कार्यक्रम लाया गया था, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर उसके बाद जो है फिर आ जाइए 12वीं पंचवर्षीय योजना में नेशनल लाइव स्टॉक मिशन की शुरुआत हुई थी। अब यहां से भी क्वेश्चन बनता है कि आपसे पूछा जाएगा कि नेशनल लाइव स्टॉक मिशन जो है किस पंचवर्षीय योजना में आया था? तो याद रखना है नेशनल लाइव स्टॉक मिशन जो है लगभग शायद ये 2014-15 में आया था। तो याद रखना है 12वीं पंचवर्षीय योजना में जो है, एग्जैक्टली तो मुझे भी नहीं पता कि कौन से ईयर में था, लेकिन 12वीं पंचवर्षीय योजना आपके 12th के अकॉर्डिंग आपको इतना याद रखना है कि नेशनल लाइव स्टॉक मिशन जो है वो कौन सी पंचवर्षीय योजना में? 12वीं पंचवर्षीय योजना में, जिसके तहत पशुओं हेतु दाना और चारा की उपलब्धता को बढ़ावा देने, उपलब्धता और मांग के बीच अंतर को कम करना। इस योजना के अंतर्गत पशुओं की बीमारियों के नियंत्रण हेतु राष्ट्रीय नियंत्रण कार्यक्रम प्रमुख बीमारियों जैसे FMD यानी कि खुरपका, मुंहपका। फिर आपसे पूछा जा सकता है कि PPR की फुल फॉर्म बताओ। अभी आपसे पूछ लिया PPR की, तो आप बताओगे पेस्टिडेस।
फिर यहां से एक और क्वेश्चन बन सकता है कि ब्रूसेलोसिस का अन्य नाम क्या है। आपसे पूछ लिया जाए कि ब्रूसेलोसिस का अन्य नाम क्या है, तो माल्टा ज्वर या माल्टा फीवर जो है ब्रूसेलोसिस का अन्य नाम है। दूसरा, आपसे इसकी फुल फॉर्म पूछ ली जाए, CSF की फुल फॉर्म बताओ, ये भी आपसे पूछी जा सकती है अकॉर्डिंग टू 12th बोर्ड। तो आपको बताना है क्लासिकल स्वाइन ज्वर, बस ये आपसे पूछा जा सकता है। जो मैंने आपको बताया यही आपके पूछा जाएगा, वरना नहीं पूछा जाएगा। क्लियर है? चलिए, है ना, लाइक कर देना भाई, जितना ज़्यादा आप लाइक करोगे उतना मोटिवेशनल आएगा, मुझे मोटिवेशन आएगा, तो ज़रूर भाई लाइक करें आप, ठीक है। नेशनल लाइव स्टॉक मिशन। फिर उसके बाद जो है राजस्थान में डेयरी विकास। अब डेयरी विकास से यहाँ से जो क्वेश्चन है वो मैं बता देता हूँ। सबसे मोस्ट फेमस क्वेश्चन तो यही बनता है, जो राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन की स्थापना कब हुई थी। मोस्ट फेमस तो यही बनता है कि राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन की स्थापना, ये मोस्ट फेमस क्वेश्चन है ना। इसका जो है सबसे मोस्ट फेमस यही है। बाकी का और जो है उसको हम देख लेते हैं, लेकिन मोस्ट फेमस आपको यही लगाना है। आया तो क्वेश्चन यही आएगा, बाकी बेसिक देख लेते हैं। राजस्थान में ग्रामीणों का पशुपालन एक मुख्य व्यवसाय है, जिसमें ग्रामीणों की सामाजिक आर्थिक स्तर एवं पोषण आवश्यकता की पूर्ति होती है। राजस्थान में कुल दूध उत्पादन इतना मिलियन टन है। देखिए, ये दूध उत्पादन जो है मैंने तुम्हारी बुक में दूसरा देते रखा है, लेकिन मैंने इस डेटा को चेंज कर दिया। क्योंकि 2000 अभी वर्तमान में जो 2022-23 के अनुसार जो राजस्थान में कुल दूध उत्पादन जो हुआ है वो 33.30 मिलियन टन हुआ है। ये ध्यान रखना, राजस्थान में कितना हुआ है, 33.30 मिलियन टन वर्ष 2022-23 के अनुसार राजस्थान में इतना दूध उत्पादन है। देश में दूध उत्पादन में दूसरा स्थान है। अब आपसे पूछा जाए, अब यहाँ से क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा, अब क्वेश्चन पूछा जाएगा ये क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा, राजस्थान का दूध उत्पादन में कौन सा स्थान है। राजस्थान का दूध उत्पादन में कौन सा स्थान है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। तब आपको बताना है उत्तर क्या देना है, बस इतना देना है, दूसरा। राजस्थान का दूध उत्पादन में दूसरा है, तो पहला किसका है, ये जनरल नॉलेज के लिए आप याद रख लेना। पहला जो है यूपी का है, ये ध्यान रखना है, किसका है, यूपी का जो है पहला है। क्लियर है? चलिए, ये हो गया। अब और देख लेते हैं। कुल दूध उत्पादन का 14.44% हिस्सा है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि राजस्थान में कुल दूध उत्पादन कितना हुआ है, 33.30 मिलियन टन हुआ है अभी वर्तमान में। और जो कितना है इसकी प्रतिशत, ये प्रतिशत हिस्सेदारी कितनी है, ये यदि मैं बात करूं भारत में राजस्थान की प्रतिशत हिस्सेदारी अभी वर्तमान में जो है प्रतिशत हिस्सेदारी कितनी है वो आप याद रख लेना, भले वही लिख के आ जाना, 14.44 यही है। कुल जो दूध उत्पादन हुआ है उस दूध उत्पादन में राजस्थान का हिस्सा कितना है, 14.44% है। कितना दूध उत्पादन हुआ है राजस्थान में, 33.30 मिलियन टन हुआ है। और दूध उत्पादन के मामले में राजस्थान का कौन सा स्थान है, दूसरा स्थान है, ये आपको ध्यान रखना है। और देख लेते हैं और क्या है, जिसमें 44.81% भैंसों से, 22.1% गायों से और 3.30% जो है बकरियों से प्राप्त है ना, ये देख लेना आप जो है। फिर उसके बाद राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन 1977 में जो है हुआ था, ये आपको याद रखना है। बाकी का भले आप याद मत रखना, केवल आप ये याद रख लेना, काम हो जाएगा आपका। फिर आ जाइए, फिर और क्या है, और तो सब बेसिक है। महत्वपूर्ण बिंदु हैं, राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के अनुसार वर्ष 2022-23 में दूध की प्रति व्यक्ति उपलब्धता जो है कितनी है, याद रखना है, 459 ग्राम प्रति दिन है। राजस्थान में यदि बात करें कि भाई राजस्थान में एक व्यक्ति को कितना दूध उपलब्ध है, तो 1138 ग्राम, याद रखना है, 1138 ग्राम जो है राजस्थान में एक व्यक्ति को एक दिन में जो है दूध उपलब्ध हो रहा है, इतना दूध है। बाकी तो सब बेसिक सी बातें जो हमने पढ़ ली हैं, ये आपको ध्यान रखना है।
क्लियर है भैया यहाँ तक? तो ये इससे बाहर मैं गारंटी देता हूं, इससे बाहर जो भी पढ़ाया है, जो भी बताया है, इससे बाहर आपके एग्जाम में एक सिंगल क्वेश्चन नहीं आएगा। सभी विद्यार्थियों से निवेदन है, हमारे इस चैनल को आप जो हैं सब्सक्राइब करें, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। और देखिए ये जो मैंने बताए हैं इस चैप्टर में, इससे बाहर गारंटी दे रहा हूं कि 12th क्लास में इससे बाहर नहीं आएगा। आप देख सकते हैं 3 टाइप के प्रश्न आएंगे, टोटल 2 अंक का ये चैप्टर है इस वर्ष 2024 में, है ना। ये ध्यान रखें ब्लूप्रिंट के आधार पर। क्लियर है मेरे लाडलो? तो आज का सेशन जो है हम यहीं पर फिनिश करते हैं, मिलेंगे अगले सेशन में। अगला जो भी आप कमेंट करेंगे कि सर हाँ आप हमें इस टॉपिक से समझा दो, इस चैप्टर को समझा दो, जो आप बोलोगे ना वो आपके सामने वीडियो आएगी। थैंक यू सो